हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहाँ पे क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर 3 है। जी हाँ, हिंदी मीडियम वालों, ये हमारा कक्षा 10वीं जीव विज्ञान का अध्याय 3 है। या फिर अगर हम बात करेंगे साइंस का, क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 8 है। जी हाँ, क्योंकि आपका जो साइंस है वो 3 भागों में बटा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आपका हर एक सब्जेक्ट हम आपका पूरा पूरा ले आ रहे हैं, आपके वो चाहे बोर्ड एग्जाम से हो रिलेटेड या फिर स्कूल से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम स्कूल को हम लोग दोनों को कंबाइंड करके लेके चल रहे हैं। ऐसा नोट्स दे रहे हैं जिसको आप स्कूल में पढ़ाया जाएगा और वही पढ़ के बोर्ड में आप अच्छा खासा नंबर लेके आएंगे। तो स्कूल प्लस बोर्ड परीक्षा की टेंशन खत्म। हमारा सिर्फ एक ही टारगेट है, आपका दोनों चीज़ कवर करवाना। देखिए, पढ़ाई वही करिए जो सबसे अच्छा हो। आपको यहाँ पे हम पूरा नोट्स दे देंगे। अगर आप स्कूल में या फिर आपको कोई ऐसा होता है ऑनलाइन क्लास देंगे ही, जाहिर सी बात है आप वहाँ पे पढ़ लेंगे तो आपको पूरा समझ आ जाए। क्योंकि कुछ बच्चे होते कहते सर थोड़ा बोर्ड पे देखिए, हमारा नोट्स के द्वारा हम पढ़ाते हैं, हमेशा हमारा काम है नोट्स के द्वारा। जल्द ही आपको हम इंटरेक्टिव जब बोर्ड खरीद लेंगे तो उसमें लाइव क्लास देना शुरू कर देंगे। जी हाँ, फेस टू फेस। ये नोट्स आपको इस बात की 100% गारंटी देता हूँ कि कहीं पर आपको मिलेगा नहीं ऐसा नोट्स लिखा हुआ है। और पूरा एक ही वीडियो में, अकेले एक ही वीडियो में आपका अध्याय 3, अध्याय 1, अध्याय 4 जितने भी हैं साइंस की, सभी के सभी एक वीडियो में ही रहेगा। वो चाहे कक्षा 10वीं गणित हो, विज्ञान हो, अंग्रेजी हो, कोई भी अध्याय हो, वो केवल एक ही वीडियो में आपका हम पूरा कवर कराएंगे। तो आपका ये हमारा अध्याय 3 है कक्षा 10वीं जीव विज्ञान का। और वैसे बात करेंगे तो साइंस का अध्याय नंबर 8 है। अध्याय क्या है? जीव जनन कैसे करते हैं। तो जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, या फिर उसमें जीव में कैसे जनन होता है, कुछ भी हो सकता है, तो अपना देख लीजिएगा। तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक आता है वो आता है जनन। आखिरकार जनन ही, लेकिन उसके पहले आता है, अगर आपकी बात करेंगे तो लाइफ स्पैन आता है। लाइफ स्पैन, ये लाइफ स्पैन होती क्या है? लाइफ स्पैन होती क्या है? तो जो जन्म होता है, जन्म के बाद क्या होती है? मृत्यु होती है किसी व्यक्ति जीव की। तो जो ये हमारी होती है उसी को हम लोग लाइफ स्पैन कहते हैं। अब बात आती है, जब कोई व्यक्ति मर ही जाता है तो ऐसा क्या कारण होता है जिसके द्वारा उस व्यक्ति की संतति चलती रहती है? तो मेन जो फैक्ट आता है वो आता है जनन। अब बात आती है जनन क्या है? तो किसी जीव द्वारा अपने सदृश किसी दूसरे जीव को जन्म देकर प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखना ही जनन कहलाता है। या फिर आप ऐसे लिख लीजिए, या फिर अपने भाषा में लिखना हो तो आप थोड़ा समझिए। जो माता पिता होते हैं, आपके माता पिता होते हैं, आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया तो जो माँ बाप हैं वो जनक हैं, और वह अपने समान संतान उत्पन्न करें, क्योंकि आप तो उनके संतान ही तो हैं। तो जनकों द्वारा, तो यहाँ से मतलब ये समझ सकते हैं कि जो जनक होते हैं अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, और इसी क्रिया को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। तो जनकों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की जो क्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। तो जनन तो वैसे देखेंगे मुख्यतः 2 प्रकार से बांटा गया है, लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ पॉइंट देखेंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट कक्षा 10वीं में आता है, क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं? चलिए देख लेते हैं इसको। पूरा हम NCERT ही लेके आए हैं, ठीक है ना। तो आधारभूत स्तर पर जनन जीव के अभिकल्प का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के DNA अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक से संतति पीढ़ी में आते हैं। अतः इस संदेश के भिन्न होने की अवस्था में बनने वाला प्रोटीन क्या होती है? भिन्न होती है। अतः इस मूल घटना का तात्पर्य DNA द्वारा प्रतिकृति बनाना है। यहाँ पे है प्रतिकृति
की क्रिया द्वारा बनने वाले डीएनए की प्रतिकृतियां एक समान तो होंगी, परंतु मौलिक डीएनए के समरूप नहीं होंगी। जनन में होने वाली यह विभिन्नताएं जैव विकास का आधार होती है। अब यहाँ पे जो विभिन्नताएं हैं यही क्या है, जैव विकास का आधार है। अब हम लोग जानेंगे कि ये विभिन्नता क्या होती है। तो विभिन्नता ये होती है, जैसे आप हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके बहन हैं, भाई हैं, क्या सब लोग एक समान दिखाई देते हैं? क्या कुत्ते बिल्ली एक समान दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते हैं। तो जीव हैं एक दूसरे से क्या दिखाई देते हैं? भिन्न दिखाई देते हैं। इसी चीज को क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं। विभिन्नता दो प्रकार की होती है, एक लैंगिक होती है और एक होती है आपकी मेरे प्यारे बच्चों दैहिक। दैहिक मतलब जो शरीर को आप देख के बता देते हैं कि अच्छा ये कुत्ता बिल्ली ऐसा वैसा करके, और जननिक जो नर और मादा में अंतर आप लोग पता करते हैं। अब आता है अगला पॉइंट, विभिन्नता का महत्व। ये विभिन्नता का महत्व क्या है? द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, यानी क्या वेरिएशन की इंपॉर्टेंस है। तो अपनी जनन क्षमता के उपयोग द्वारा जीव समष्टि पारितंत्र में स्थान ग्रहण करते हैं। विभिन्नता के कारण पारितंत्र में अनेक परिवर्तन, जैसे पृथ्वी का ताप कम या फिर अधिक होने के स्तर में परिवर्तन होने या किसी उल्कापिंड के टकराने आदि अन्य परिवर्तनों के कारण जीवों की समष्टि में परिवर्तन आता है। ऐसी अवस्था में समष्टि का समूल विनाश हो जाता है, परंतु विभिन्नता के कारण समष्टि में कुछ जीवों के जीवित होने की संभावना होती है। अतः विभिन्नताएं जीवों की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी होती है। अब अगला जो पॉइंट आता है वो आता है पौधों में जनन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो सुविधा के दृष्टिकोण से जीवों में पाए जाने वाली जनन की विधियां को दो श्रेणियों में बांटा गया है, यानी कि जो जीव, क्योंकि पौधा भी एक हमारा जीव है, तो जीवों में जो विभिन्न आपकी जनन होता है यह मुख्यतः दो प्रकार से बांटी गई हैं। अब सुविधा दृष्टि से ये होता है, कुछ जनन तुरंत हो जाती है, कुछ जनन में बहुत टाइम लगता है। तो मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक अलैंगिक और दूसरा लैंगिक। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अलैंगिक जनन, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जनन की वे सभी विधियां जिसमें या जिनमें शरीर का कोई भाग एक नए जीव का निर्माण कर लेती है, अलैंगिक जनन कहलाता है। जनन की वे सभी विधियां जिसमें शरीर का कोई भाग एक नए जीव का क्या करते हैं? निर्माण करती है, यानी कोई शरीर का ही भाग रहेगा, ये पौधे से रिलेटेड है, हाँ, उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। या फिर जिस जनन क्रिया में केवल एक जनक भाग लेता है उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आ रहा है कि शरीर का कोई एक ही भाग पार्टिसिपेट करेगा, वो भी किसके लिए? नए जीव के निर्माण के लिए। तो ये पौधे के लिए है, क्योंकि अगर आप बात करेंगे कमल का अगर कलम लगाएंगे तो कहीं ना कहीं पौधे का केवल एक ही भाग तो तोड़ के लगा रहे हैं और उससे एक जीव बन रहा है। पौधों में अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो लगभग सभी प्रकार के पादपों में सामान्यतः अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन में दैहिक कोशिकाओं से नए जीव का निर्माण होता है तथा जनन इकाइयां या तो बनती ही नहीं अथवा बिना अर्धसूत्री विभाजन से क्या होती हैं? बनती हैं। पादपों में अलैंगिक जनन की निम्नलिखित विधियां हैं। जो पादप होते हैं उसमें जो हमारी अलैंगिक जनन होती हैं वो निम्नलिखित विधियों द्वारा होती है। पहला आता है विखंडन, यानी कि फीसन। तो विखंडन क्या है? विखंडन का अर्थ है टुकड़ों में टूटना। इस विधि से प्रायः एक कोश की जीव प्रजनन करते हैं। अगर विखंडन देखें तो जो विखंडन अलैंगिक जनन हमारी निम्न प्रकार की होती हैं, तो उसमें विखंडन है। तो विखंडन देखें तो हमारी दो प्रकार की होती हैं, पहला द्विविस्थापन और दूसरा है बहुविखंडन। तो पहला है द्विविस्थापन और दूसरा क्या है? बहुविखंडन। इसको हम बाद में देखेंगे। या फिर द्विविखंडन भी इसको कहते हैं। विखंडन में देखें तो इसमें मात्र
कोशिका सूत्री विखंडन द्वारा 2 या 2 से अधिक संतति कोशिकाओं में बढ़ जाती हैं, जो नए जीव का निर्माण करती हैं। इनमें पहले केंद्रक तथा बाद में कोशिका द्रव्य विभाजित हो जाता है। अगला आता है द्विखंडन, यानी कि वही है द्विविस्थापन और बहुखंडन ना। द्विविस्थापन को ही द्विविखंडन भी कहते हैं। तो जीवाणुओं व प्रोटोजोआ जैसे अमीबा और यूग्लिना में विखंडन द्वारा जनन होता है। बहुखंडन मलेरिया परजीवी जैसे एक कोशिकीय जीवों में जनन बहुखंडन विधि से होता है। दूसरा है खंडन। कुछ सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव पूर्ण वृद्धि प्राप्त करके 2 या अधिक छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं और प्रत्येक खंड से एक नए जीव का निर्माण होता है। जैसे कौन कौन सा है आपका स्पाइरो गायरा और यूलोथ्रिक्स इत्यादि में जो होता है वो खंडन के द्वारा होता है जनन। अगला है मेरे प्यारे बच्चों पुनरुद्भवन। ये पुनरुद्भवन क्या होता है? तो प्रत्येक जीव के किसी भी भाग को काटकर सामान्यतः नए जीव की उत्पत्ति को पुनरुद्भवन कहते हैं। जैसे हाइड्रा तथा प्लेनेरिया इत्यादि में जो अलैंगिक जनन होता है वो पुनरुद्भवन कहलाता है। चौथा जो आता है आपका वो आता है मुकुलन। ये मुकुलन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो इस विधि में जीव के शरीर पर एक बाह्य वृद्धि विकसित हो जाती है जिसे मुकुल कहते हैं। यह मुकुल धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और जनक जीव से अलग हो जाता है और इसी पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। अब ये मुकुलन एक्चुअली में होता किस में है? तो ये मुकुलन होता है, ये हमारा होता है हाइड्रा में। हाइड्रा आप लोग पौधा देखे होते हैं, हाइड्रा आप देखे होंगे। चलिए थोड़ा फिगर से आपको इसको थोड़ा डिटेल में आपको समझा देते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये हाइड्रा का पेड़ है, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये आपका हाइड्रा का पेड़ है। यहाँ से बहुत सारे शाखाएं से निकली रहती हैं। हाँ, अब यहाँ से क्या हुआ, एक प्यारा सा मुकुल बना। पहले छोटा सा निकला, फिर यही थोड़ा बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ और फिर ये क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। और इसी को क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुल। और ये पूरी जो प्रोसेस होती है इसी क्या कहते हैं? मुकुलन नाम दिया गया है। अब आपका आता है अगला कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है? कायिक प्रवर्धन। तो कायिक जनन अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें पादप शरीर के किसी भी कायिक भाग पुष्प को छोड़कर से नए पौधे का विकास होता है। पौधे के निम्न भागों में या फिर भागों से कायिक जनन होता है। किससे किससे होता है? जड़ों के द्वारा होता है, तनों के द्वारा होता है, पत्तियों द्वारा होता है। तो जड़ों में किस में होता है? डहेलिया, सतावर तथा शकरकंद में इत्यादि में जो कायिक प्रवर्धन होता है या कायिक जनन होता है वह आपके जड़ों के द्वारा ही होता है। तनों के द्वारा किस में होता है? अदरक, हल्दी, आलू, प्याज, ये प्याज है, प्याज, लहसुन आदि में जो कायिक जनन होता है वह आपका तनों के द्वारा होता है। पत्तों के द्वारा किस में होता है? ब्रायोफिल्लम में जो कायिक प्रवर्धन होता है वो पत्तों के द्वारा होता है। और चौथा है पत्र कलिकाओं द्वारा। तो कुछ पौधों में कलिकाओं के समूह इकट्ठे होकर प्रकलिकाएं बनाते हैं जो मातृ पौधे से अलग होकर नया पौधों में विकसित हो जाती है। और अगला है आपका बीजाणु निर्माण। तो कम विकसित पादपों में दृढ़ आवरण वाली विशेष एक कोश की संरचना बनती है जिन्हें बीजाणु कहते हैं। और यही कवक तथा शैवाल में बीजाणु निर्माण द्वारा जनन होता है और इसी कहते हैं बीजाणु निर्माण जनन। अब आता है कायिक प्रवर्धन। देखें तो हमारा 2 प्रकार का होता है, एक तो कृत्रिम होता है, दूसरा प्राकृतिक होता है। तो पहला आता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन।
तो इसकी निम्नलिखित विधियां हैं। पहला है कलम लगाकर। कलम लगाकर आप देखे होंगे जैसे कुछ पौधे होते हैं जिसका फल से तो नहीं बनता, लेकिन हम लोग उसमें कलम लगाकर काई एक नया प्रजाति बना लेते हैं। तो कलम लगाना, तो अच्छे विकसित और पुराने पौधों की 20 से 30 सेंटीमीटर लंबी शाखाओं को काटकर भूमि में गाड़ दिया जाता है। इन शाखाओं पर कुछ कक्षस्थ कलिकाएं अवश्य होनी चाहिए और यही कक्षस्थ कलिकाएं नए पौधे को जन्म देती हैं। गुलाब, गन्ना, गुड़हल, अंगूर आदि के पौधों की इसी विधि के द्वारा उगाया जाता है। दूसरा है दाब लगाना। इस विधि में कठोर तने वाले पौधे की शाखा को कुछ भाग से छोलकर मिट्टी में दबा देते हैं। कुछ समय बाद छीले हुए भाग से जड़ें निकल जाती हैं और नया पौधा प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण में नाशपाती, सेब इत्यादि जो होती हैं, इसमें जो कायिक प्रवर्धन होता है वो आपका मेरे प्यारे बच्चों दाब के ही द्वारा किया जाता है। अगला आता है वो ऊतक संवर्धन। ये ऊतक संवर्धन तो कायिक जनन की यह आधुनिक शाखा है। ऊतक संवर्धन वाले पौधे से थोड़ा सा ऊतक काटकर पोषक माध्यम में उचित परिस्थितियों में रख देते हैं। ऊतक की कोशिकाएं विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं का छोटा समूह बनाती हैं जिसे कैलस कहते हैं। माध्यम में कुछ पादप हार्मोन्स डाल देते हैं जिससे कैलस से प्ररोह मूल आदि बनने से छोटे छोटे नवोद्भिद पादप बन जाते हैं। इनको गमले या मिट्टी में रोपित करने से वयस्क पौधे बन जाते हैं। इस विधि द्वारा आर्किड, सतावर तथा गुलदाउदी आदि के पौधे तैयार किए जाते हैं और ये किसके द्वारा किए जाते हैं? ऊतक संवर्धन के द्वारा किए जाते हैं। अब आता है कायिक जनन के लाभ। और प्राकृतिक में जो बीजों के द्वारा हो जाता है आपको पता होगा, तो प्राकृतिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसी को हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, क्योंकि सीधा आपको इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है। कायिक जनन के लाभ। कायिक जनन के क्या क्या लाभ हैं? तो पहला है जिन पौधों में बीज नहीं बनते जैसे अंगूर, उसमें कायिक जनन द्वारा नए पौधे उगाए जाते हैं। कायिक जनन द्वारा थोड़े समय में तेजी से नए पौधे बनाए जा सकते हैं। नए पौधे मात्र पौधे की तरह होते हैं और इसमें विभिन्नता नहीं होती। इसमें पौधे के विशेष ऐच्छिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखा जा सकता है। अब आता है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो पुष्प के विभिन्न भाग दल, बाह्यदल, पुंकेसर एवं स्त्री केसर होते हैं। अब आता है पुंकेसर। ये पुंकेसर क्या होता है? तो पुष्प के नर जनन अंग को पुंकेसर कहते हैं। पुष्प के जो नर जनन अंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुंकेसर कहते हैं। और स्त्री केसर क्या होता है? मादा जनन अंग को स्त्री केसर कहते हैं, जिनमें जनन कोशिकाएं होती हैं। अगर अब हम लोग देखें तो जननांगों के आधार पर जो पुष्प होते हैं वह मुख्यतः हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक लिंगी पुष्प, दूसरा होता है उभयलिंगी पुष्प। तो एक लिंगी पुष्प क्या होता है? जब पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो उसे उस पुष्प को एक लिंगी कहते हैं या एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। जैसे पपीता, तरबूज जितने भी होते हैं यह एक लिंगी पुष्प के क्या है? उदाहरण है। दूसरा होता है उभयलिंगी पुष्प। तो उभयलिंगी पुष्प या द्विलिंगी पुष्प क्या होता है? जब पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो पुष्प उभयलिंगी कहलाते हैं। जैसे गुड़हल और सरसों इत्यादि जितने भी होते हैं यह सब उभयलिंगी पुष्प के उदाहरण होते हैं। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों युग्मक जनन। ये युग्मक जनन क्या होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मक कोशिका का निर्माण युग्मक जनन कहलाता है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मक कोशिका का निर्माण ही युग्मक जनन कहलाता है। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला नर युग्मक जनन, दूसरा मादा युग्मक जनन। तो युग्मक जनन दो प्रकार का, नर युग्मक जनन और मादा युग्मक जनन। अब आता है नर युग्मक जनन। तो नर युग्मक जनन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो यह क्रिया पुंकेसर में होती है। यह क्रिया किस में होती है? तो यह क्रिया
पुंकेसरों में होती है तथा परागकण या नर कोशिकाएं बनती हैं। दूसरा आता है मादा युग्मक जनन। यह क्रिया स्त्री केसर में होती है और स्त्री केसर किसमें, बीजांड में, और अंड का क्या होता है, निर्माण होता है। अब आता है आपका अगला परागण। ये परागण क्या होता है, तो परागकणों का परागकोश से निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को ही परागण कहते हैं। जो परागकण होते हैं, परागकण हमेशा किसमें होते हैं, परागकोश में होते हैं, और यही परागकोश से परागकण निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं और इसी को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। परागण भी होते हैं हमारे कई प्रकार के, पर परागण, वायु परागण, हाँ बहुत सारे होते हैं, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब नहीं आता एग्जाम में। अगला है निषेचन। निषेचन क्या है, तो नर तथा मादा युग्मक केंद्रकों के मिलने से द्विगुणित युग्मनक जाइगोट का निर्माण ही निषेचन कहलाता है। बात समझाए, निषेचन क्या होता है, नर तथा मादा युग्मक केंद्रकों के मिलने से द्विगुणित युग्मनक जाइगोट का निर्माण ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। अगर निषेचन देखें फर्टिलाइजेशन, तो इसके हमारे मुख्य, तो निषेचन आपको पता होगा किस में होता है, मनुष्य में होता है या किसी में भी कह सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जीव में होना ही निषेचन प्रोसेस है। पुष्प के दो मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन से, सहायक जननांग, दूसरा प्राथमिक जननांग। तो ये सहायक जननांग क्या है, बाह्य दलपुंज और दलपुंज जो भी होते हैं यह सहायक जननांग है, और प्राथमिक जननांग क्या क्या है, पुमंग जायांग, पुमंग जायांग जो भी होते हैं हमारे प्राथमिक जनन अंग होते हैं। अब आता है आपका मानव में लैंगिक जनन। मानव में लैंगिक जनन, तो नर जननांग, मानव में अगर देखें तो मानव में एक मेल होता है, दूसरा फीमेल, तो यहाँ पे नर की बात करें तो नर जननांग या फिर इसको क्या बोलते हैं, पुमंग। तो पुमंग एक या एक से अधिक पुंकेसरों से मिलने से बनता है, और प्रत्येक पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, परागकोश और पुंतत्व और संयोजी। सामान्यतः परागकोश में 2 पालियां होती हैं जिसमें परागकण भरे रहते हैं और ये अंकुरण करके नर युग्मक बनाते हैं। दूसरा आता है मादा जननांग। तो मादा जननांग में कौन कौन से होते हैं आपके, तो होते हैं मादा जननांग में अंडाशय अगर देखें और डिंबवाहिनी, गर्भाशय तथा योनि पाए जाते हैं, और यह मादा जनन कोशिका का निर्माण अंडाशय में ही होता है। अब यहाँ पे है क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता, तो यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता तो यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है, क्योंकि अंडाशय प्रत्येक माह एक अंड का निर्माण करती है। जब अंड का निषेचन नहीं होता तो इसे परत की आवश्यकता नहीं होती, और अतः यह परत धीरे धीरे टूट कर योनि मार्ग से रुधिर या म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है। इस पूर्ण चक्र में लगभग 1 माह का समय लगता है। इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म भी कहा जाता है, और इसकी अवधि जो होती है वो 2 से 8 दिन तक होती है। अब आती है आपकी परागकण तथा निषेचन में अंतर। ये परागकण और निषेचन में अंतर क्या है, तो परागकण क्या है, इसके अंतर्गत परागकणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होता है, जो वायु, जल या प्राणियों के द्वारा हो सकती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परागण। निषेचन में क्या लिखेंगे, निषेचन में नर युग्मक मादा युग्मक से मिलता है जिससे भ्रूण का निर्माण होता है। अब आता है आपका परागण के प्रकार। परागण कितने प्रकार के होते हैं, तो परागण देखें तो मुख्यतः प्रकार के होते हैं। पहला आता है स्वपरागण। एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं, जैसे सदाबहार, गुलमेहंदी, मूंगफली इत्यादि में। अगला है स्वपरागण से लाभ। स्वपरागण से क्या क्या लाभ है, तो इसमें किसी बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, विशेष उपक्रम जैसे रंग गंध उत्पन्न करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती। स्वपरागण द्वारा पैतृक गुणों को बनाए रखा जा सकता है। स्वपरागण से क्या क्या हानियां हैं, तो स्वपरागण से बने बीज से उत्पन्न पौधे दुर्बल होते हैं और पौधों में विभिन्नता नहीं होती। पौधों में नए लक्षणों का विकास बिल्कुल भी नहीं हो पाता। दूसरा है परपरागण। परपरागण क्या है, एक पुष्प के परागकण उसी जात के किसी
दूसरे पौधे पर लगे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस प्रकार का परागण परपरागण कहलाता है। यह कीट, वायु, जल, पक्षी, जंतु के माध्यम से ही होता है। अगला है परपरागण से लाभ। तो परपरागण से मेरे प्यारे बच्चों क्या क्या लाभ है? तो परपरागण से बीज की नई नई जातियां उत्पन्न होती हैं। इसके फलस्वरूप बने बीज जो क्या होते हैं, बहुत ही स्वस्थ होते हैं। परपरागण से हानियां, परपरागण से क्या क्या हानियां हैं? तो इसके लिए पुष्पों को बाह्य साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है और अधिक मात्रा में परागण उत्पन्न करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे है बीजांड की संरचना। तो पुष्प के अंडप मादा जननांग है। इसके 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र। अब है अंडप का आधारीय फूला हुआ भाग अंडाशय होता है और इसमें बीजांड जरायु से लगे रहते हैं। वर्तिकाग्र परागकण के समय परागकणों को ग्रहण करता है और निषेचन क्रिया के फलस्वरूप अंडाशय से फल का निर्माण होता है। बीजांड बीजांडवृंत द्वारा अंडाशय से बीजांडसन जरायु से लगा रहता है। बीजांड काय से थैलीनुमा भ्रूणकोश बनता है और भ्रूणकोश में बीजांड की ओर एक अंड कोशिका तथा 2 पार्श्व सहायक कोशिकाएं होती हैं। बीजांड के भ्रूणकोश में प्रवेश करने के बाद पराग नलिका का शीर्ष गल जाता है और दोनों नर युग्मक अब भ्रूणकोश के जीव द्रव्य से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं और इनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका में घुसकर उसके केंद्रक के साथ संलित हो जाता है और इससे निषेचन का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, निर्माण होता है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों जो ये आपका अध्याय 3 है जीव विज्ञान का, साइंस का अध्याय 8 है, आप कह सकते हैं चैप्टर नंबर 8 क्लास 10 साइंस का हिंदी मीडियम वालों के लिए, या क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 है। तो यहाँ पे समाप्त होता है पूरा नोट्स के साथ। कोई भी टॉपिक छूटा है, यदि कोई भी टॉपिक छूटा है तो कमेंट कीजिए, मैं इसको अलग से बना के प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। कोई भी टॉपिक छूटा है, आशा करते हैं हर मैंने टॉपिक को यहाँ पे क्लियर करते हुए चला है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप अच्छे से नोट्स बना लेंगे और अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से करेंगे। ये आपको क्लास नोट्स और साथ ही साथ देखिए हमने यहाँ पे सिर्फ काम की चीज़ें कवर की है, आपको काम की चीज़ें ही देते हैं हमेशा लगातार, और बस आपको काम की चीज़ें ही पढ़ना है। ऐसे चीज़ों को बिल्कुल नहीं पढ़ना जो कि आपके काम की है ही नहीं, क्या मतलब है। और ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।